हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी हिंदी की क्लास रहने वाली है और हिंदी में हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। चाहे आगामी आपके कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम हो या फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम हो या सीजपाल, जो भी आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये हमारा आज का टेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और नए पैटर्न के आधार पर आज के टेस्ट में हमने प्रश्नों को शामिल किया है और जो कि आगामी पुलिस एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आज का जो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि दृग निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो इसमें पूछा गया है कि दृग निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो ये जो पर्यायवाची होता है, आँख का पर्यायवाची होता है दृग। आँख के और क्या-क्या पर्यायवाची होते हैं? तो आँख के पर्यायवाची नयन, अक्षि, लोचन, चक्षु और विलोचन, ये आँख के पर्यायवाची होते हैं। अमृत के पर्यायवाची की बात करें तो अमृत के पर्यायवाची में पीयूष, सोम, अम्लीय, सुधा और अम्मी, ये अमृत के पर्यायवाची होते हैं। और इंद्राणी के पर्यायवाची की बात करें तो सची, पुलोमा, इंद्रवधु, शतावरी, ये इंद्राणी के पर्यायवाची होते हैं। और अग्नि के पर्यायवाची की बात करें तो अनल, पावक, कृशाणु, दहन, हुताशन, धूमकेतु और वैश्वानर, ये अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि दृग निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो आँख का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, निम्न में से किस रचना के लिए मन्नू भंडारी को 2008 में व्यास सम्मान मिला था? तो किस रचना के लिए मन्नू भंडारी को 2008 में व्यास सम्मान दिया गया? तो एक कहानी ये भी के लिए मन्नू भंडारी को 2008 में व्यास सम्मान मिला था। मन्नू भंडारी की बात करें तो मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल, कब होता है मन्नू भंडारी का जन्म? 3 अप्रैल 1931 को इनका जन्म होता है। और कहाँ पर? मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। कार्यक्षेत्र की बात करें तो ये उपन्यासकार, कहानीकार व लेखक रहे मन्नू भंडारी। और इनके उपन्यास की बात करें तो कलवा, एक इंच मुस्कान, महाभोज, आपका बंटी, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। कहानी की बात करें तो त्रिशंकु, यही सच है, तीन निगाहों की, मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, जिनकी प्रमुख कहानियां हैं। और नाटक की बात करें तो बिना दीवारों का घर, महाभोज का नाट्य रूपांतरण, ये इनके क्या हैं? नाटक हैं। पटकथाएं की बात करें तो दर्पण, स्वामी, निर्मला, रजनी, ये इनकी क्या हैं? पटकथाएं हैं। इनका प्रसिद्ध उपन्यास आपका बंटी विवाह टूटने के त्रासदी में घुट रहे एक बच्चे को केंद्रीय विषय बनाकर लिखा गया था। तो ये मन्नू भंडारी से कुछ संबंधित बातें हैं जो हमें याद रखने हैं, जो एग्ज़ाम में यहाँ से एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन था कि निम्न में से किस रचना के लिए मन्नू भंडारी को 2008 में व्यास सम्मान दिया गया? तो एक कहानी ये भी, इस रचना के लिए मन्नू भंडारी को 2008 में व्यास सम्मान दिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी हम बात करें तो निम्न में से वर्तमान काल का भेद नहीं है। इनमें से वर्तमान काल का भेद कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा हेतु हेतु वर्तमान, ये वर्तमान काल का भेद नहीं है। काल की बात करें तो काल के भेद कितने प्रकार के होते हैं? तो काल 3 प्रकार के होते हैं। और काल के भेद कितने होते हैं? काल के भेद कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से काल होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, ये 3 प्रकार के काल होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और 6 भेद कौन कौन से होते हैं? तो सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल, ये क्या है? भूतकाल के भेद हैं। भूतकाल के भेद 6 होते हैं। वर्तमान काल के भेद कितने हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद देखने को मिलते हैं हमें। वर्तमान काल के 5 भेद देखने को मिलते हैं। और 5 भेद कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, ये 5 भेद हैं वर्तमान काल के। और भविष्यत काल की बात करें तो भविष्यत काल के हमें 3 भेद देखने को मिलते हैं। कितने भेद देखने को मिलते हैं? 3 भेद देखने को मिलते हैं। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु मंद भविष्य काल। तो ये 3 भेद जो है भविष्यत काल के हैं। भूतकाल के भेद पूछेगा तो 6 होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं।
काल के भेद टोटल कितने होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि निम्न में से वर्तमान काल का भेद नहीं है, तो हेतु हेतु वर्तमान काल का भेद नहीं है। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखने हैं इस क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है फोनेटिक और रेमिनिगटन किसके प्रकार है भाई? तो ये किसके प्रकार हैं? तो ये जो प्रकार रहने वाले हैं, ये प्रकार हैं टाइपिंग कुंजी पटल हैं। क्या है ये? टाइपिंग कुंजी पटल। जैसे कि मंगल फॉन्ट और मंगल फॉन्ट है, ठीक है, इसी प्रकार से ये टाइपिंग क्या है हमारे कुंजी पटल हैं। तो याद रखना है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का क्वेश्चन रहने वाला है, किनारे लगाने मुहावरे का अर्थ है। किनारे लगाने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ होगा काम पूरा करना। क्या होगा? काम पूरा करना। किनारे लगाना मुहावरे का अर्थ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? इनमें से कौन सा एक समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? तो इसमें जो हो जाएगा आजन्म। आजन्म क्या नहीं है? अव्यय नहीं है समुच्चय बोधक। अव्यय की बात करें तो अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो। जो व्यय न हो, ये अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है। अव्यय वे शब्द कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो, उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को अव्यय कहा जाता है। अव्यय कैसा शब्द है? अव्यय अविकारी शब्द है। जैसे कि हमें शब्द क्या देखने को मिलेंगे? लिंग, इसलिए, लेकिन, इसलिए, परंतु, किंतु, धीरे धीरे, जब तब, ये आदि शब्द हमें देखने को मिलेंगे अव्यय के अंदर, क्योंकि इनमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जाता। अव्यय के भेद कितने होते हैं? तो अव्यय के हमें 4 भेद देखने को मिलेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। ये 4 भेद हमें देखने को मिलेंगे। किसके? अव्यय के देखने को मिलेंगे। और शब्द कौन कौन से देखने को मिलेंगे? किंतु, परंतु, लेकिन, ठीक है, अथवा, अर्थात, अतएव, ये आदि शब्द किसमें देखने को मिलेंगे? तो अव्यय के अंदर देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, इनमें से उच्च शब्द का एक समानार्थी शब्द नहीं है। किसका? उच्च शब्द का एक समानार्थी शब्द नहीं है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? बड़ा। क्या नहीं है? बड़ा नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व से निकल जाए वह ध्वनि कहलाती है। तो वह ध्वनि क्या कहलाएगी? वह पार्श्विक ध्वनि कहलाएगी। और पार्श्विक ध्वनि कौन सा होता है? तो पार्श्विक ध्वनि जो होता है हमारा लय होता है। लय को और याद कर सकते हैं। ये लय कैसा है? तो ये अल्पप्राण व्यंजन भी है और सघोष व्यंजन है। अल्पप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण होता है वो अल्पप्राण वर्ण कहलाता है। और सघोष वर्ण कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमारा सघोष वर्ण कहलाता है। ठीक है। और अगर बात करें वत्सर्य ध्वनि की बात करें तो इसमें कौन कौन से व्यंजन हमें देखने को मिलेंगे? तो न देखने को मिलेगा, ल देखने को मिलेगा, श, जय और रे, ये आदि व्यंजन या ध्वनि देखने को मिलेंगे। काकल्य ध्वनि कौन सा होता है? तो काकल्य ध्वनि हमारा जो होता है होता है। कौन सा होता है हमारा कैसा है? महाप्राण व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा जो वर्ण होते हैं वो महाप्राण कहलाते हैं। और इसी के साथ साथ है जो हमारा सघोष वर्ण भी है। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व से निकल जाए वह ध्वनि कहलाती है पार्श्विक ध्वनि। क्या कहलाती है? पार्श्विक ध्वनि कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, रसखान, तुलसीदास, सूरदास व कबीरदास किस काल के प्रसिद्ध कवि हैं? तो रसखान, तुलसीदास, सूरदास और कबीर जो हैं वो भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। किस काल के प्रसिद्ध कवि हैं? तो भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? इनमें से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अहिल्या है। ठीक है, ये कैसा है? अशुद्ध है। अहिल्या कैसे लिखा जाएगा? तो अहिल्या। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा? हमारा शुद्ध हो जाएगा। तो अहिल्या इसमें क्या है?
अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, इनमें से कौन सा शब्द आगत शब्द है। इसमें पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो आगत शब्द है। तो इसमें जो आगत शब्द हो जाएगा वो कागज हो जाएगा। ये कागज शब्द कहाँ से आया है, तो अरबी से ये कागज शब्द आया है। कहाँ से आया है, अरबी से। बाकी खचाखच, किलकित और जूता ये कैसे शब्द हैं, तो ये देशज शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, देशज शब्द हैं। अरबी शब्दों में अगर बात करें तो वकील, तमाशा, इस्तीफा और औरत, औलाद, आदमी और दफ्तर ये कैसे शब्द हैं, तो ये हमारे अरबी शब्द हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, मिश्रण का विपरार्थक शब्द होगा। किसका, मिश्रण का विपरार्थक शब्द क्या होगा, तो इसका जो होगा रुक्ष होगा। क्या होगा, रुक्ष होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो आज का क्वेश्चन है हमारा, साहित्यकार मंगलेश डबराल का जन्म किस जनपद में हुआ था। किनका, साहित्यकार मंगलेश डबराल का जन्म किस जनपद में हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था वो टिहरी गढ़वाल में हुआ था। मंगलेश डबराल की बात करें, इनका जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल में हुआ। इनको हम जो देखते हैं, रचना के लिए 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किसके लिए दिया गया, हम जो देखते हैं रचना के लिए 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। काव्य संग्रह की बात करें, इनकी प्रमुख जो काव्य संग्रह हैं, पहाड़ पर लालटेन जो कि उन्होंने 1981 में प्रकाशित की, और घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु, आवाज़ भी एक जगह में, ये आदि इनके क्या हैं, काव्य संग्रह हैं। गद्य संग्रह की बात करें तो लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, और यात्रा वृतांत की बात करें तो एक बार आयुवा है। ठीक है, ये इनके क्या हैं, यात्रा वृतांत हैं। और इनकी मृत्यु जो होती है 2020 में, 2020 में मृत्यु हो जाती है मंगलेश डबराल जी की। तो क्वेश्चन है कि साहित्यकार मंगलेश डबराल का जन्म किस जनपद में हुआ है, तो साहित्यकार मंगलेश डबराल का जन्म टिहरी गढ़वाल जनपद में हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो जो पहरा देता है उसको क्या कहा जाता है, उसको प्रहरी कहा जाता है। जो देखता नहीं, जो देखा नहीं जा सकता, वो क्या कहलाएगा, अदृश्य कहलाएगा। जो वर्णन के बराबर है तो वो वर्णातीत कहलाएगा। और जो आमिष नहीं खाता तो ये क्या सामिष हो जाएगा, नहीं। तो ये कैसा हमारा, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी हमारे तीनों सही हो जाएंगे। जो पहरा देता है उसको प्रहरी कहते हैं। जो देखा नहीं जा सकता उसको अदृश्य कहते हैं। जो वर्ण के बराबर हो तो वर्णातीत वो कहलाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से कौन सा एक स्त्रीलिंग शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द है, तो प्राकृतिक। प्राकृतिक कैसा शब्द है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, जहाँ पर पंक्तियों में एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ पंक्तियों में एक वर्ण की आवृत्ति कई बार होता है तो उसमें अलंकार कौन सा कहलाएगा, तो वो कहलाएगा वृत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा कहलाएगा, तो वृत्यानुप्रास अलंकार कहलाएगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, सजावट व श्रृंगार। ये अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। और अलंकार को मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में विभाजित किया गया है अलंकार को, तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार। किंतु अलंकार के मुख्यतः 2 भेद हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से भेद देखने को मिलते हैं, 2, शब्दालंकार और अर्थालंकार देखने को मिलते हैं। शब्दालंकार के 7 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितने भेद देखने को मिलेंगे, तो 5 भेद मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। शब्दालंकार के प्रमुख भेदों की बात करें तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार, ये शब्दालंकार के भेद हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के भेद की बात करें तो इसके जो भेद हमें देखने को मिलेंगे, इसके भी हमें 5 भेद देखने को मिलेंगे। छेका अनुप्रास अलंकार, वृत्या अनुप्रास अलंकार, लाटा अनुप्रास अलंकार और श्रुत्या अनुप्रास अलंकार और अंत्या अनुप्रास अलंकार। ये 5 भेद किसके हैं, अनुप्रास अलंकार के भेद हैं।
ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जहाँ पर पंक्तियों में एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हो वहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, और वृत्यालंकार अनुप्रास किसका भेद है? तो अनुप्रास अलंकार का ये भेद है। और अनुप्रास अलंकार किसका भेद है? तो शब्दालंकार का ये भेद है। ठीक है, ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर बात करें इनमें से किस शब्द में यण संधि का प्रयोग हुआ है? तो किस में यण संधि का प्रयोग हुआ है? तो देवागम में किसका यण संधि का प्रयोग किया गया है? संधि की बात करें तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? संधि कहते हैं। और संधि के भेद कितने होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद देखने को मिलते हैं संधि के? तो 3 भेद देखने को मिलते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि में क्या होता है? जब स्वर और स्वर आपस में मिलकर नए शब्द का निर्माण करते हैं या नए शब्द में बदल जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को स्वर संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि में होता है स्वर और व्यंजन का मेल होता है। व्यंजन या स्वर का मेल की हो जगह होगा या व्यंजन का व्यंजन से मेल होगा। विसर्ग संधि में विसर्ग व स्वर का मेल होगा या विसर्ग या व्यंजन का मेल देखने को मिलेगा। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद देखने को मिलते हैं हमें। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आदि स्वर संधि। ये हमें 5 भेद देखने को मिलते हैं स्वर संधि के। यण की बात करें तो य से पहले आधा व्यंजन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, य से पहले क्या मिलेगा? हमें आधा व्यंजन देखने को मिलेगा। इसी के अलावा व से पहले भी हमें आधा व्यंजन देखने को मिलेगा। यह शब्द में त्रय होना चाहिए। जैसे कि इसमें देखो देवाया गम में क्या है? आधा हमारा व्यंजन है ये के साथ, तो कैसी संधि हो जाएगी? तो यण संधि हो जाएगी। इसके अलावा अगला शब्द जैसे कि प्रत्यक्ष लेंगे, तो प्रत्यक्ष में भी देखोगे ये के साथ अतः आ रहा है आधा। ठीक है, ये के साथ क्या आ रहा है? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ये के साथ आधा तय आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। इसी के अलावा जैसे कि व्यर्थ ले लें, तो इसमें भी यह के साथ आधा वर्ण आ रहा है। इत्यादि, इत्यादि में भी देखो आधा वर्ण आ रहा है। ठीक है, या क्या मिलेगा? मात्रा देश, या हमें क्या मिलेगा? मात्रा देश। जैसे अगला शब्द लिया, कौन सा शब्द लिया? अगला शब्द जैसे लिखते हैं हम मात्रा देश, तो इसमें क्या आ रहा है? त्रय भी आ रहा है। तो ये यण संधि की क्या है? ये पहचान है यण संधि की। इन शब्दों से हम क्या कर सकते हैं? यण संधि को पहचान सकते हैं। या तो आपको ये के साथ आधा वर्ण मिलेगा, या व के साथ आधा वर्ण मिलेगा, या त्रय मिलेगा। यही क्या है? यण संधि की पहचान रहने वाली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवागम इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है जसी बारात उस नाच लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका कैसा हो जाएगा? जसी बारात उस नाच, वैसी क्या है? नाच है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या रहेगा? तो इसका अर्थ रहेगा अवसर के अनुकूल कार्य करना। किसके? अवसर के अनुकूल कार्य करना इसका अर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है डॉक्टर ने अस्पताल में लोगों को देखा। किसने? डॉक्टर ने अस्पताल में लोगों को देखा। रेखांकित स्थान पर कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? तो डॉक्टर में लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव का बोध होता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम वाच्य कहते हैं। तो उम्मीद करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।